हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग इंटीग्रल थ्योरम्स फॉर स्केलर और वेक्टर फील्ड्स जो आ रही थी उनको स्टडी कर रहे थे, उनके फॉर्मल प्रूफ एंड फिजिकल मीनिंग। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स फॉर ग्रेडियंट्स और गॉस थ्योरम जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसको हमने स्टडी किया था। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कर्ल थ्योरम, या जिसको स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। ओके, स्टोक्स थ्योरम, इनफैक्ट स्टोक्स तो नाम है, स्टोक्स थ्योरम। ओके, अगेन प्रूफ जो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल स्टडी किया था कि वो किस तरह से रोटेशन को इंडिकेट करता है, वो वहीं पे ऑलमोस्ट उसका प्रूफ हो चुका है। बाकी जिस तरह से हमने पीछे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस थ्योरम में एक कैंसिलेशन का आइडिया, इंटरनल कैंसिलेशन जो हुआ था, जब हम कंट्रीब्यूशंस को ऐड करने लगते हैं तो लाइन इंटीग्रल या जो सरफेस इंटीग्रल है सॉरी हाँ ओके, वहाँ पे सरफेस इंटीग्रल वो आपका किस तरह से कैंसिल होने लगता है, ओके, फॉर वेरियस कंट्रीब्यूशंस। तो उसी तरह से यहाँ पे वो कैंसिलेशन वाला नोशन आएगा। तो अगेन केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल वाला जो पार्ट है उसको आपको ढंग से आप उसे देख लीजिए, अदरवाइज गो बैक टू दैट लेक्चर। और ये जो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस थ्योरम में जो हम कैंसिलेशन देख चुके हैं, तो सिमिलर इसका प्रूफ भी हमारा सिमिलर लाइन्स पे फॉलो करेगा। थ्योरम ये है, उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है। ओके, कोई वेक्टर फील्ड ए आपके पास है और वो पूरे 3 डायमेंशन में स्पेस में डिफाइंड है, और आपके पास कोई सरफेस है। अब मैं फिगर में ये सरफेस आपको ऐसी लग रही होगी, ये सरफेस कर्व्ड हो सकती है इन जनरल। ये दिस सरफेस नीड नॉट बी प्लेन भी हो सकती है, बट इन जनरल ये कोई कर्व्ड सरफेस हो सकती है। ओके, तो अगर आप ए के कर्ल का सरफेस इंटीग्रल इस पूरी सरफेस के ऊपर लें, ओके, सरफेस इंटीग्रल का मतलब आपको पता है, इस सरफेस का आपने एक छोटा सेगमेंट लिया, उसका एरिया वेक्टर अगर ds है, तो वहाँ पे उस लोकेशन पे जो ए वेक्टर फील्ड था उसका कर्ल निकाला, उसको उस ds से डॉट किया, और ऐसा करते करते आप पूरी सरफेस के ऊपर ऐसे सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दें तो आपको ये एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड मिलता है। और ये इक्वेशन लेकिन ये कहती है आप या चाहे तो ये कंप्यूट करें, या ये जो सरफेस है इसकी जो बाउंड्री है, ओके, सरफेस की बाउंड्री हमेशा एक क्लोज पाथ होगी। आप किसी भी तरह की सरफेस इमेजिन करें, प्लेन या कर्व वटेवर भी, सरफेस की बाउंड्री ये से, इन दिस केस ये हमारी सरफेस है तो ये इसकी बाउंड्री है जिसे मैंने पाथ लिख रहा हूँ। तो आपको एक लाइन इंटीग्रल लेना है अराउंड दिस क्लोज पाथ, और वो होना है ए का लाइन इंटीग्रल मतलब ए डॉट डी एल, जो आपका वेक्टर फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो स्टोक्स थ्योरम ये कहती है, ओके, लेट मी रीड द स्टेटमेंट। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड over any surface need not be plane is equal to the line integral of the vector field over या along the closed path। closed लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सरफेस की बाउंड्री जो है वो क्लोज्ड पाथ ही होगी, बट लेट मी स्पेसिफाई, ओके, इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड along the closed path which encloses the surface। जो सरफेस को इनक्लोज कर रहा है या जो सरफेस के लिए पेरीमीटर की तरह है या उसकी बाउंड्री की तरह है। ओके, तो अगेन मैंने यहाँ पे ये नोटेशन लिखने की कोशिश की है, ठीक है। लास्ट में मैं इसको जस्ट एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। ये वैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नोटेशन है, बट क्यों पाथ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि अगर सरफेस का नाम हमने एस रखा तो इस पाथ का नाम में डेल एस लिखने का क्या सेंस है। ओके, यहाँ आप लोग इसे केवल एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से समझिए, आप लोग इनफैक्ट इसे लिखे भी नहीं, आप सिंपली स्पेसिफिकली, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर एस कोई सरफेस है तो ये पाथ जिसके ऊपर आपने इंटीग्रल लेना है वो पाथ कौन सा है, तो आपको वो अलग से स्पेसिफाई जरूर करना चाहिए। पाथ मतलब ये इस सरफेस की बाउंड्री। ओके, so the path of integration on the right hand side of this equation is the perimeter which is bounding the surface। okay, सरफेस को बाउंड करने वाला जो पैरामीटर है वो है ये पाथ। और ऑटोमेटिकली सरफेस को अगर आप बाउंड करने की बात कर रहे हैं तो पाथ क्लोज्ड होगा। डाइवर्जेंस थ्योरम में भी याद कीजिए, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को बाउंड करने वाली सरफेस हमेशा क्लोज्ड होगी। नॉर्मली आपकी सरफेस ओपन या क्लोज कुछ भी हो सकती है, पर अगर आप वॉल्यूम को बाउंड करने की बात कर रहे हो, वो वॉल्यूम किस पृष्ठ से बंधा हुआ है, किस पृष्ठ के अंदर पूरी तरह समाहित है, तो वो पृष्ठ जो है वो सरफेस डेफिनेटली क्लोज होगी। तो ऐसी अगर आप किसी सरफेस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये सरफेस, तो इस सरफेस की जो बाउंड्री है वो क्लोज्ड होगी। ओके, बस। तो पाथ जो है, पाथ का सेंस यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाउंड्री ऑफ एस, ओके, विच इन दिस केस इज क्लोज्ड। यहाँ पे बाउंड्रीज़ के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आगे हम एक दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे वेरी सिंपली। वहाँ पे नोशन यूज़ होगा। से आपके पास वॉल्यूम है, कोई आयतन है, तो वॉल्यूम की बाउंड्री होती है सरफेस, और वो सरफेस क्लोज होती है। ये वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग क्लोज सरफेस उसकी बाउंड्री होती है। आपके पास खुद कोई सरफेस है, से कोई सरफेस है, तो सरफेस की जो बाउंड्री होती है वो कोई क्लोज लाइन या पाथ होता है। ओके, क्लोज्ड पाथ, आप इसे लाइन भी बोल सकते हैं, नॉट स्ट्रेट लाइन नहीं, लेकिन लाइन तो है ये। ओके, दिस ये तो ये
अच्छा, और लाइन की बाउंड्री क्या होती है? कोई लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइन के जैसे हमने ग्रेडियंट थ्योरम में देखा था, लाइन की बाउंड्री 2 पॉइंट्स होते हैं, कहाँ से और कहाँ तक। ओके, ये क्लोज्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल किसी भी तरह का वो वॉल्यूम के लिए तो आप क्लोज्ड की बात कर ही नहीं सकते हैं। ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम में क्लोज्ड कहने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर खुद अब आप क्लोज सरफेस से स्टार्ट करें, सरफेस की बाउंड्री तो क्लोज लाइन या पाथ होती है, पर अगर जिस सरफेस की आप बात कर रहे हैं वो सरफेस अपने आप में क्लोज्ड हो, तो सरफेस अपने आप में क्लोज्ड है तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। थिंक ऑफ इट दिस वे, माना आपके पास एक घड़ा है। ओके, ये घड़े से पहले चलिए एक हेमिस्फीयर लेते हैं, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल, एक फुटबॉल की बॉल थी, आपने उसे बीच से काटा तो कुछ इस तरह की आकृति आपको मिलेगी। तो सरफेस ही है, ये है सरफेस, जो फुटबॉल की जो स्किन होती है वो सरफेस, और इसकी बाउंड्री ये है, ये। ओके, अब इसी बॉल को अगर आप यहाँ के बजाय थोड़ा यहाँ पे काटते, फॉर एग्जांपल थोड़ा और इसके मुंह पे, ये, या आप सोचिए कोई घड़े टाइप का स्ट्रक्चर है, तो सरफेस तो ये है लेकिन इसकी बाउंड्री है ये, बल्कि इस नोशन को आप इस केस में बेटर समझ सकते हैं, सरफेस ये है कर्व्ड सरफेस, लेकिन इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री स्टिल क्लोज्ड है। लेकिन आप धीरे धीरे, लेकिन ये सरफेस ओपन है, ये सरफेस ओपन है, सरफेस की खुद बाउंड्री तो क्लोज्ड है पाथ, लेकिन सरफेस अपने आप में ओपन है। अगर सरफेस क्लोज होती तो उसके अंदर कुछ आयतन मौजूद होता। इस समय आप डेफिनेटली इस सरफेस के अंदर किसी आयतन की बात नहीं कर सकते। अब कॉमन सेंस में तो आप कहते हैं कि हाँ इसके अंदर इतना आयतन है जितना इसके अंदर पानी आ सकता है, बट इसेंशियली यहाँ पे क्योंकि इस पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, बाउंड्री बंद नहीं है, सरफेस वाइज बाउंड्री सरफेस क्लोज नहीं है, इसलिए आप इसके अंदर और बाहर वॉल्यूम की बात नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आप सरफेस को क्लोज करते हैं, धीरे धीरे इस मुंह को बंद कीजिए, तो होगा क्या, मैं इसी फिगर में बनाने की कोशिश करता हूँ। माना आपने इस मुंह को थोड़ा और क्लोज कर दिया, तो इसकी जो बाउंड्री है, जो पाथ है, जो इसका बाउंड्री है, वो और छोटा हो रहा है। और इस लिमिट में कि जब आप सरफेस को पूरी तरह क्लोज कर देते हो तो जो इसकी बाउंड्री है, बाउंडिंग पाथ जो है वो नल हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो नॉर्मली कोई सरफेस है, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, ये जब तक ओपन है, बाउंड्री छोटी या बड़ी जो भी है बाउंड्री, लेकिन जब सरफेस क्लोज हो जाती है तो क्लोज सरफेस की बाउंड्री नल होती है, कुछ नहीं होता है। ओके, नो बाउंड्री। ओके, क्लोज सरफेस की, तो क्लोज सरफेस हैज़ नो बाउंड्री। ऐसे ही कोई पाथ है, नॉर्मली कोई लाइन या पाथ होता है तो आप बोलते हैं उसकी बाउंड्री ये 2 पॉइंट्स हैं, ये और ये, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स। पर अगर ये पाथ ही क्लोज्ड हो जाए, ये पाथ, ये और ये क्लोज्ड पाथ हो जाए, तो इसकी बाउंड्री आप किसे बोलेंगे? पाथ की बाउंड्री, नॉर्मली पाथ की बाउंड्री 2 पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। अगर पाथ ही क्लोज्ड है, आप कहाँ स्टार्ट और कहाँ एंड बोलेंगे? क्लोज्ड पाथ की कोई बाउंड्री नहीं होती है, बाउंड्री क्या होती है? नल। सो ये पॉइंट्स आगे हमारे काम आएंगे, इन 2 की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है। नॉर्मली कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए तो क्लोज का कंसेप्ट आता ही नहीं है, वॉल्यूम की बाउंड्री क्लोज सरफेस होती है। सरफेस, इसे आप ओपन सरफेस समझ लीजिए, अभी ओपन सरफेस की बाउंड्री क्लोज पाथ होती है। ओके, सरफेस ओपन होगी, पाथ लेकिन क्लोज होगा, उसकी जो बाउंड्री बनेगा। और लाइन की बाउंड्री तो 2 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, खुद अगर एक क्लोज सरफेस आपके पास है तो क्लोज सरफेस की बाउंड्री नल होती है, कुछ नहीं होती है। क्लोज लाइन या पाथ की बाउंड्री भी नल होती है। 2 पॉइंट्स में तो क्लोज का सेंस ही नहीं बनता है। ओके, दस, तो ये आगे हम एक जगह पे यूज़ करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिराइव करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में। दस, अच्छा, अब फॉर्मल प्रूफ जो है स्टोक्स थ्योरम का, इसमें इससे पहले वही मैथमेटिक्स आएगी जो हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्ल में यूज़ की थी, जहाँ पे हमने इस क्वांटिटी को इसके बराबर शो कर दिया था। वहाँ पे हो सकता है मैंने इसके लिए समेशन का नोशन यूज़ किया हो। वहाँ पे हमने एक स्मॉल स्क्वायर लिया था और हमने केवल एक्स वाई प्लेन में उस स्क्वायर को कंसिडर किया था, एक साइड डी एक्स और एक साइड डी वाई, और उसमें इस क्वांटिटी को कंप्यूट किया था ए डॉट डी एल, और इस स्क्वायर की चारों साइड्स के लिए इसकी कंप्यूटेशन की थी। हो सकता है मैंने वहाँ पे उसे समेशन अराउंड क्लोज पाथ लिख दिया हो, आप समेशन नहीं, इंटीग्रल अराउंड क्लोज पाथ, आप उसे इंटीग्रल छोड़ के इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है ये। लेकिन रिजल्ट यही है कि अगर हम इस स्क्वायर के अराउंड चलें और इस लाइन के लिए भी ए डॉट डी एल निकालें और इसके लिए भी और इसके लिए भी और इसके लिए भी, और चारों को ऐड कर दें, इस स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स के लिए ए डॉट डी एल का सम ले लें, तो वो डेल क्रॉस ए डॉट डी एस के बराबर बनता है। डेल क्रॉस ए इस स्क्वायर के से सेंटर पे आपने इवेल्युएट किया, और डी एस इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर। अब ये जो हमने प्रूफ किया था, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, वो प्रूफ हमने केवल एक्स वाई प्लेन के लिए किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे भी कहा था ये रिजल्ट जनरल है, ये एरिया आपका कहीं भी लाई कर रहा है। ओके, तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ओके, डीएस, क्योंकि अब आप एक्स वाई के टर्म में बात नहीं कर रहे, आप एरिया वेक्टर के टर्म में बात कर रहे हैं। ये एरिया अगर एक्स वाई प्लेन में नहीं है, कहीं और भी लोकेटेड है, तो तभी भी ये रिजल्ट आपका इन जनरल होल्ड करेगा। ओके, बट दिस रिलेशन होल्ड्स इन जनरल। अब सिनेरियो ये है, ये तो इन्फिनिटेसिमल स्क्वायर के लिए था, एक बहुत छोटा स्क्वायर। अब ये छोटा स्क्वायर कहाँ लाई कर रहा है? थिंक ऑफ इट दिस वे, ये हमारी वो सरफेस है जिसके लिए हम स्टोक्स थ्योरम जो हम रेफर कर रहे हैं, वो ये सरफेस है।
ये सरफेस अगेन आप प्लेन ना सोचिए, ये ऐसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो सकती है, लेकिन ये इसकी बाउंड्री है। ओके, और ये बाउंड्री भी कोई ज़रूरी नहीं है एक प्लेन में हो, ठीक है। आप इसको सोचिए, माना ये आपकी बॉल जो मैंने कहा था, माना आपके पास एक फुटबॉल है और आप उसको इस तरह से काटते हैं बीच में से, ये और टेढ़ा मेढ़ा ऐसे 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 करके आप उस पर कट लगाते हैं, तो उसकी बाउंड्री एक ही प्लेन में थोड़ी होगी, ठीक है। तो ये प्लेन बाउंड्री भी प्लेन में लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हम कह रहे हैं एक सरफेस है और उसकी बाउंड्री एक क्लोज्ड कर्व है। अच्छा, अब ये जो सरफेस है इसका नाम माना एस, और ए वेक्टर फील्ड हर जगह डिफाइंड है, यहाँ सरफेस के हर एक पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट के अलावा और जगह भी डिफाइंड है, पर वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। सरफेस के हर पॉइंट पे और बाउंड्री के हर पॉइंट पे एक ए फील्ड हमारा डिफाइंड है। अब इस सरफेस का एक छोटा पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, इस पॉइंट को इनलार्ज करके हमने उसके इर्द गिर्द एक छोटा सी इन्फिनिटेसिमल स्क्वायर बनाया। ये है वो स्क्वायर जिसके लिए हम ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। जब हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल सीखा था, ये पॉइंट ये है, ये मैग्नीफाई करके इस पॉइंट के इर्द गिर्द की कहानी ये है। ओके, और बाद में तो हम इस dx और dy अगर इसकी साइड्स हैं जिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बल्कि स्पेसिफिकली अब मैं इन्हें dx और dy भी ना कहूँ, क्योंकि dx और dy का नोशन तो तब था जब ये स्क्वायर हमारा xy प्लेन में था। इन जनरल ये स्क्वायर कहीं भी लाई कर सकता है, किसी भी तल में लाई कर सकता है, फिर भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ओके, तो माना इन दोनों साइड्स की लंबाई बराबर है, और चाहे तो आप उन्हें डी ईटा लिख लीजिए इस केस में। ओके, तो ये जनरल रिजल्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। यहाँ तक के मैथमेटिकल स्टेप्स आप पहले हम देख चुके हैं। सो फॉर्मल प्रूफ एग्जाम इन्वायरमेंट में लिखना होगा, तो वो स्टेप्स आपके आएंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट। ओके, इस रिजल्ट में ये जो मैंने ब्लू पाथ दिखाया है, ये हम पाथ को इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, अगर इस सेंस में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज के कारण क्या होता है, जो डेल क्रॉस ए की डायरेक्शन बनती है, अगर वो इस प्लेन में है, माना कोई जरूरी नहीं एक्स वाई प्लेन हो, लेकिन ये कोई प्लेन तो होगा जिसमें एरिया लाई कर रहा है, तो डेल क्रॉस ए की डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। ओके, दिस डेल क्रॉस ए की भी और डी एस की डायरेक्शन भी। ओके, दिस नॉट नेसेसरली डेल क्रॉस ए, सॉरी, डेल क्रॉस ए तो ए पे डिपेंड करेगा, ds की डायरेक्शन इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। ओके, दिस ये उसको मैंने इस नोटेशन से दिखाया भी है, डॉट नोटेशन जो होता है हमारा, क्रॉस एंड डॉट नोटेशन जो होता है वेक्टर्स के लिए। ओके, अब आप फिर से वही चीज़ करें जो हम गॉस थ्योरम में हमने की थी। इस समय ऐसे दो नियर बाय स्क्वायर्स अगर आप सोचें, दो नियर बाय स्क्वायर कैसे आ रहे हैं, इस सरफेस पे एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट इसका नज़दीकी पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स के अराउंड अगर आप इस तरह की स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करें, स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करने का मतलब है आप दोनों के लिए इंडिपेंडेंटली जो हमने ये रिजल्ट डिराइव किया था, ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे ये स्क्वायर्स मैंने अलग अलग दिखाए हैं केवल क्लैरिटी के लिए। ये दोनों स्क्वायर्स एक्चुअली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक के बगल में एक स्क्वायर है, ये वाला फिगर। ओके, तो ये दिस साइड इज कॉमन, इन दोनों में ये वाली साइड कॉमन है। ओके, द टू स्क्वायर्स टच ईच अदर अलॉन्ग दिस साइड, इस साइड के अलॉन्ग ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, केवल क्लैरिटी के लिए मैंने अलग अलग दिखाया है। ओके, और शोन सेपरेटली हेयर फॉर क्लैरिटी। तो अब ये वाला रिजल्ट जो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, वो तो किसी भी पॉइंट पे होल्ड करता है, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी हो, कोई ए वेक्टर फील्ड है तो उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सी आप एरिया लें, और ज़रूरी नहीं है कि हम ये एरिया स्क्वायर ही लेते, ये रिजल्ट स्टिल ट्रू है, पर स्क्वायर्स हमें हमारे प्रूफ में हेल्प कर रहे हैं, और स्क्वायर्स के साथ कैलकुलेशन ईजी होती है। लाइन इंटीग्रल एक सेगमेंट के लिए बड़े आराम से निकलता है, दूसरा तीसरा चौथा ऐड करना वगैरह आसान रहता है। ओके, कैलकुलेट करके ऐड ही तो करना है उसके बाद, तो इसलिए हमने स्क्वायर लिया। अदरवाइज ये जो रिजल्ट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी शेप नेसेसरली स्क्वायर ही हो, बट हम यहाँ पे स्क्वायर शेप के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, दस, तो अगर ये दो स्क्वायर्स हैं तो पहले स्क्वायर के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। पहले स्क्वायर के लिए मतलब ए डॉट डी एल इस स्क्वायर की चारों साइड्स के ऊपर सम कर दें। इस साइड के लिए ए डॉट डी एल निकाला, इसके लिए इसके लिए इसके लिए ए डॉट डी एल साइड ऑफ स्क्वायर वन के ऊपर सम कर दो, चारों साइड्स के ऊपर बराबर। इस स्क्वायर की लोकेशन पे जो डेल क्रॉस ए है, स्क्वायर इन्फिनिटेसिमल है तो आप उसके सेंटर पे समझ सकते हैं, उसके सेंटर पे जो डेल क्रॉस ए है उसको इसके एरिया वेक्टर के साथ डॉट करो, डॉट डी एस करो। ओके, दिस फर्स्ट स्क्वायर के लिए, और ऐसे ही सेकंड के लिए ए डॉट डी एल का सम इस वाले स्क्वायर की सारी साइड के लिए बराबर इस स्क्वायर की लोकेशन पे डेल क्रॉस ए डॉट डी एस फॉर 1 फॉर 2, 1 इसका नंबर और 2 इसका नंबर। तो अगर आप इन दोनों कंट्रीब्यूशंस को ऐड करें, इन दोनों को मैथमेटिकली ऐड करें, ओके, बेसिकली आप इस और इसके कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो व्हाट यू गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज, अभी तो मैंने सिंपली रिपीट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ए डॉट डी एल ऑल 4 साइड्स ऑफ 1 मतलब स्क्वायर 1, और ए डॉट डी एल का सम ऑल 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर 2। और राइट हैंड साइड में डेल क्रॉस ए डॉट डी एस ही है, लेकिन इसके और इसके दोनों के लिए जो वैल्यू आती है उनको ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने उनको एक ही समेशन में ले आया। अभी तक राइट हैंड साइड में समेशन नहीं था,
ठीक है, डेल क्रॉस ए इस लोकेशन पे और डेल क्रॉस ए इस लोकेशन पे अलग अलग, लेकिन ऐड करने के बाद अच्छा डेल क्रॉस ए डॉट डी एस यहाँ का भी और डेल क्रॉस ए डॉट डी एस यहाँ का भी, तो उसका सम, तो उसको मैंने लिख दिया। अच्छा इन दोनों एरिया के लिए, एरियाज़ 1 और 2 जिनका नाम है, उन दोनों के लिए डेल क्रॉस ए डॉट डी एस सी जैसी चीज़ निकालनी है और उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आई कैन राइट इट दिस वे। अब अगेन वो हमारा कैंसिलेशन वाला आइडिया आएगा। ये दोनों स्क्वायर्स एक्चुअली ऐसे लाई कर रहे हैं ये, ओके। पहले तो आप इस फिगर में ही देख लें, मैं अब ये आर्गुमेंट देने वाला हूँ। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 और 4 साइड्स में कंट्रीब्यूशन आप है बेसिकली, अगर आप यहाँ देखें 8 साइड्स में, पहले स्क्वायर की 4 साइड में और दूसरे स्क्वायर की 4 साइड्स में, 8 साइड्स में हम कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। इसमें एक्चुअली ये जो कॉमन साइड है इसका कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाता है, पहले स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर में ये वाला कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाता है। पहले तो चाहे आप इसे क्वालिटेटिवली ही समझ लें, और वो भी सही है वैसे आर्गुमेंट। जब आप इस पाथ को ऐसे में ट्रैवर्स करते हैं तो ये वाली जो लाइन है, ये कॉमन लाइन, इसको आप ऊपर की तरफ ट्रैवर्स कर रहे हैं। ये अगर आप इसे सचमुच कोई फ्लो सोचें, कोई फ्लूड, कोई पानी में छोटा सी भंवर बन रखा है, इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है माना यहाँ पे, और उसके बगल में दूसरे स्क्वायर में पानी का सर्कुलेशन ऐसा हो रहा है, ओके। तो आप इस लाइन के अक्रॉस देख सकते हैं, इस लाइन के अक्रॉस ये सर्कुलेशन ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और ये तो क्वालिटेटिव है, अगर आप क्वांटिटेटिव जाना चाहते हैं तभी भी वो कैंसिल होगा। पहले मैं इसे रीड कर दूं, द कंट्रीब्यूशन टू लाइन इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रल में कुल मिला के 8 कंट्रीब्यूशन है, लेकिन द कंट्रीब्यूशन टू लाइन इंटीग्रल फॉर द कॉमन साइड, इस कॉमन साइड के लिए जो 2 कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, एक इसका और एक इसका, इज अपोजिट फॉर द 2 स्क्वायर्स, वो दोनों स्क्वायर्स के लिए अपोजिट है। क्यों? मैथमेटिकली कंट्रीब्यूशन का मतलब आप ए डॉट डी एल की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं। जब आप इस वाले स्क्वायर में ए डॉट डी एल कंप्यूट करेंगे, ए डॉट डी एल, तो ए इस लोकेशन पे जहाँ भी हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं इस प्लेन में हो, ए तो कहीं भी पॉइंट कर सकता है, पर ए जहाँ भी है उसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे इस डी एल के साथ। डी एल मतलब ये वाली लाइन की लेंथ, और क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन, डी एल की डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ लेंगे, ए जहाँ भी हो डी एल ऊपर की तरफ। तो पहले स्क्वायर के लिए ए डॉट डी एल इस साइड के लिए ए और ऊपर की तरफ वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और जबकि आप इस वाले स्क्वायर पे आएंगे और इसकी इस साइड के लिए ए डॉट डी एल निकालेंगे तो ए वेक्टर तो वही है जो इसके लिए था, क्योंकि ए तो कॉमन है, साइड कॉमन है, ए उस लोकेशन पे कॉमन है, लेकिन डी एल वेक्टर इस वाले पाथ में डी एल वेक्टर आप नीचे की ओर लेंगे, ओके। इसके लिए ये इधर की आर्म है, यहाँ अलग अलग में देखें, अच्छा यहाँ इस वाले में तो आप ऊपर की तरफ ट्रैवर्स करते हैं, पर इस वाले में उसी एंटी क्लॉकवाइज मोशन को फॉलो करने के लिए आप नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ मतलब डी एल वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर है, पर एक केस में डायरेक्शन अपवर्ड, दूसरे केस में डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो ए डॉट डी एल का कंट्रीब्यूशन यहाँ और यहाँ, केवल इस वाले पाथ की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो केवल फिर कंट्रीब्यूशन बचा कौन सा, पहले वाले में इन 3 साइड्स का और दूसरे वाले में केवल इन 3 साइड्स का। ओरिजिनली 8 कंट्रीब्यूशन थे, 4 + 4, लेकिन अब 4 में से एक कैंसिल हो गया, केवल 3 साइड। लेकिन वो 3 और 4 नहीं है इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग ये है बीच वाला जो कॉमन बाउंड्री थी उसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। तो अब कंट्रीब्यूशन बचा कौन सा है, आप नेक्स्ट फिगर को देखिए, मैंने बीच की बाउंड्री अब नहीं बनाई है, अब केवल इसकी इस साइड का कंट्रीब्यूशन बचा, ये लेना पड़ेगा पाथ इंटीग्रल में, और यहाँ से यहाँ तक का बचा है, ये लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये बीच का कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला लाइन इंटीग्रल, और उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला, ये वाला, वो जो 3 कंट्रीब्यूशंस हैं, 3 इसके और 3 इसके बचे, वो मिला के यही तो बन रहे हैं। और अगर आप इस फिगर में भी क्वालिटेटिवली भी समझें, माना सचमुच सोचिए कोई चीज़ इस तरह से रोटेट कर रही है, तो अगर आप इनके इन पार्ट्स को कैंसिल कर देते हैं ये, तो फिर ये पाथ लगभग ऐसा तो है, अच्छा ये आगे की ओर गया, ये ब्लू पाथ आपको यहाँ आगे ले गया, और उसके बाद वो इसके ब्लू पार्ट से कनेक्ट हो गया, और फिर ये ऊपर की ओर, और यहाँ ऊपर से वापस दिस। ये क्वालिटेटिवली है, लेकिन क्वांटिटेटिवली भी आप देख रहे हैं बीच के पार्ट का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, कैंसिल। आप ग्रेडियंट थ्योरम और गॉस थ्योरम में इन रिजल्ट्स को देख चुके हैं, तो सेम आइडिया अप्लाई हो रहा है। जब हम ये कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो इंटरनल कंट्रीब्यूशन जिन्हें मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इन दोनों में कॉमन है, ओके। बाद में हम इस स्क्वायर के बगल में हो सकता है एक स्क्वायर इधर भी ले लें, तो फिर ये साइड कॉमन हो जाएगी इस स्क्वायर और इस स्क्वायर में। तो आप देख सकते हैं उन दोनों के लिए भी कंट्रीब्यूशन कैंसिल होगा। इसके लिए कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में बन रहा है, दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन इस डायरेक्शन में बनेगा, यू कैन चेक इट योरसेल्फ। और इस स्क्वायर के बगल में एक स्क्वायर अगर यहाँ भी लेंगे तो जो कॉमन साइड है वहाँ कैंसिलेशन होगा। हम इतने सारे स्क्वायर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्क्वायर्स हर एक पॉइंट के अराउंड हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन हर एक पॉइंट के अराउंड आप स्क्वायर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस आइडिया से, अरे बीच के पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा तो केवल कौन सा कंट्रीब्यूशन, जो आउटर बाउंड्री पे है। सो लेट मी रीड द थिंग अगेन, द कंट्रीब्यूशन टू द लाइन इंटीग्रल फ्रॉम द कॉमन साइड इज अपोजिट फॉर द 2 स्क्वायर्स।
और मैथमेटिकली आप समझ चुके हैं. सो कैंसिलेशन फॉर इंटरनल कंट्रीब्यूशंस अकर्स अगेन. ठीक है. दिस सो ओनली द कंट्रीब्यूशन टू ए डॉट डी एल. ए डॉट डी एल में जो कंट्रीब्यूशन बच रहा है दैट कम्स फ्रॉम द आउटर पाथ. केवल आउटर पाथ का कंट्रीब्यूशन बचता है. और ये आप इस स्क्वायर के अगल बगल और बड़े एरिया जोड़ते रहें तो केवल इंटरनल कंट्रीब्यूशन कैंसिल होते रहेंगे, केवल आउटर कंट्रीब्यूशन बचेगा. ओके. तो दिस तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चाहे आप इसी सिनेरियो के लिए समझ लें कि हाँ अभी हमने 2 को ही ऐड किया है, लेकिन ये जो 8 साइड्स के ऊपर सम था, 4 इसकी और 4 इसकी, अब इसको मैं रिफॉर्म करके ऐसे लिख रहा हूँ. अच्छा, हम ए डॉट डी एल निकाल रहे हैं, लेकिन कहाँ, केवल आउटर या एक्सटीरियर पाथ या बाउंड्री जो भी आप कहना चाहें ऑफ द कंबाइंड एरिया. अब आप अलग अलग एरिया मत देखो, अब आप बोलो कंबाइंड एरिया है और इस कंबाइंड एरिया की जो केवल आउटर बाउंड्री है, इनर बाउंड्री का कोई मतलब नहीं है, इस कंबाइंड एरिया की जो ओवरऑल बाउंड्री है बस उसके अलॉन्ग ए डॉट डी एल निकाल लो, उसके अलॉन्ग ए डॉट डी एल का सम कर दो. इस पाथ के लिए निकालो, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो. कुल मिला के ये पिक्चर छोड़ के हम इस पिक्चर में जा रहे हैं. ए डॉट डी एल ही निकालना है, सम करना है, लेकिन सम किसके ऊपर, वो जो जिस एरिया की तक अब आप पहुँचे हैं सम करते करते, केवल उसकी आउटर बाउंड्री पे. ओके. और राइट हैंड साइड में तो कुछ चेंज नहीं करना, राइट हैंड साइड मैंने वैसे ही लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक शब्द शायद यहाँ कंबाइंड ले आया है. कंबाइंड एरिया, जो ये कंबाइंड एरिया है अब 1+2 जिसे हम कह रहे हैं, उसमें डेल क्रॉस ए डॉट डी एस पूरे के लिए निकालो, बस हो गया. ओके. बस. अच्छा, अब अगर आप पूरे एरिया को कई स्क्वायर्स में डिवाइड करें, जैसे हमने वहाँ पे भी किया था वॉल्यूम को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में, पूरे वॉल्यूम को कई क्यूब्स में से मिलके बनाया था, तो वैसे ही अगर हमारा जो भी गिवन एरिया है जो बहुत लार्ज हो सकता है, ये एरिया स्मॉल होना ज़रूरी नहीं है, ये सरफेस और ये प्लेन भी नहीं है. नेक्स्ट वाले में मैं थोड़ा बेटर फिगर मैंने इसका बनाया नेक्स्ट पेज पे. लेकिन ये जो आपकी सरफेस है जो बहुत लार्ज हो सकती है, इसको आप कई ऐसे स्क्वायर्स से मिलके बनाओ ना, ऐसे कई स्क्वायर से मिलके, इन्फिनिटेसिमल स्क्वायर से मिलके से इस तरह का एक मैश जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. तो आप कोई भी एक स्क्वायर पकड़ लें, माना आप ये वाला स्क्वायर पकड़ते हैं पहले, तो इसका ये साइड इससे कॉमन है, तो इसका ये कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने ऐसे दिखाया इसका मतलब आप कैंसिल समझिए. इसकी ये साइड इससे कॉमन है, इसका ये कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा. इसकी ये साइड इससे कॉमन है, ये कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा. यस. खुद इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका ये कंट्रीब्यूशन पहले ही कैंसिल हो चुका है, इसका ये इस साइड के साथ एक पार्ट कॉमन है, एक पार्ट कॉमन है, ये कंट्रीब्यूशन कैंसिल होगा. इधर से ये साइड कॉमन है, कैंसिल. लेकिन अगर आप इस पे आते हैं, माना बाउंड्री वाले इस स्क्वायर पे आइए, इसको लगभग स्क्वायर समझो, इन्फिनिटेसिमल लिमिट में आप इसको स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं. अगर ये स्ट्रेट नहीं है, इसके और छोटे स्क्वायर्स में बांट लो, तो फाइनली आप इसको स्क्वायर समझ सकते हैं. इसका ये कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कॉमन है. इसका ये कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, बगल वाले के साथ कॉमन है. इसका ये कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा, बगल वाले के साथ कॉमन है. लेकिन ये कंट्रीब्यूशन तो बचा रहेगा, ये साइड तो कहीं कॉमन नहीं है, तो केवल कंट्रीब्यूशन कौन सा बचेगा, ये वाला. ऐसे ही इस वाले में ये वाला कंट्रीब्यूशन, ऐसे इस वाले में ये वाला कंट्रीब्यूशन. तो ओवरऑल जो आपके कंट्रीब्यूशन सर्वाइव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ए डॉट डी एल में ही कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ए डॉट डी एल में जितने भी ये इंटरनल कंट्रीब्यूशंस हैं ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. केवल कंट्रीब्यूशन बचेगा ये जो ब्लू कर्व जिसको हम पाथ कह रहे हैं, हमारी सरफेस के बाउंड्री वाला जो पाथ है, वहाँ पे ए डॉट डी एल का कंट्रीब्यूशन कितना है, केवल वो लेना है, बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो सब इंटरनली कैंसिल हो चुका है. दिस सो डिवाइडिंग द होल एरिया, और जो एरिया नॉट नेसेसरली प्लेन, कोई जरूरी नहीं वो एरिया प्लेन हो, इनटू स्मॉल प्लेन स्क्वायर्स. हाँ, लेकिन अगर ये एरिया प्लेन नहीं भी है तो इसमें छोटा एरिया जब आप निकालेंगे उसको आप हमेशा प्लेन ट्रीट कर सकते हैं. से आप ये स्फेरिकल सरफेस की सोचें, ये सरफेस प्लेन नहीं है, लेकिन इस पर अगर आप एक छोटा इन्फिनिटेसिमल एरिया मार्क करते हैं, वेरी 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 स्मॉल, तो उसको आप प्लेन ट्रीट कर सकते हैं. तो स्मॉल एरिया वो स्क्वायर की तरह है. ओके. यस. सो डिवाइडिंग द होल एरिया नॉट नेसेसरली प्लेन इनटू स्मॉल प्लेन स्क्वायर. हर स्क्वायर को आप प्लेन जरूर ट्रीट कर सकते हैं. जब हम उन्हें ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे ताकि हम इस पूरी सरफेस के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का सम लिख सकें. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इंटरनल कंट्रीब्यूशंस टू ए डॉट डी एल कैंसिल्ड आउट, लिविंग ओनली कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रीजन. इस बाउंड्री पे ए डॉट डी एल जितना है केवल उसका कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा. ओके. बाकी सब कैंसिल हो गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी केवल ए डॉट डी एल का. अभी भी सम करना है, लेकिन सम कहाँ करना है, केवल इस पाथ के ऊपर. और इस पाथ को मैं शॉर्ट हैंड में डेल एस लिख रहा हूँ. वैसे इतना लिखना सफिशिएंट था, पाथ आप अलग से लिख दें कि पाथ से हमारा ये मतलब है, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है. मैं इसको आगे क्लियर करूँगा डेल का क्या मतलब है. और जब हमारा स्क्वायर्स का साइज़ 0 करेंगे हम, ये जो हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स कंस्ट्रक्ट किए हैं इन्फिनिटेसिमल, इन द लिमिट कि इनकी साइड्स की लेंथ 0 हो रही है, साइड्स की लेंथ जिसे मैं डी ईटा लिखा था, इन द लिमिट डी ईटा टेंडिंग टू 0. और अगर स्क्वायर्स का साइज़ 0 होगा तो स्क्वायर्स का नंबर बेसिकली इन्फिनिटी हो जाएगा. ओके. आप छोटे स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर्स का नंबर ज़्यादा हो रहा है, इन द लिमिट स्क्वायर्स का साइज़ 0 हो रहा है, उनका नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा. तो उस लिमिट में जो हम रीमान सम या उसकी डेफिनेशन देते हैं, उससे ये सम कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में. ए डॉट डी एल का सम के बजाय ए डॉट डी एल का इंटीग्रल. और इंटीग्रल ये कहाँ, अगेन ओवर दिस पाथ. मुझे ये लिखना चाहिए था,
और ये पाथ क्योंकि क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ए डॉट। तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर्स को छोटा करने की लिमिट में इसमें कन्वर्ट हो गया, और राइट हैंड साइड किस में कन्वर्ट होगा? राइट हैंड साइड किसी चीज़ का एडिशन है तो ये भी इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा पूरे के ऊपर, लेकिन ये क्या है? सरफेस है, ओके, सरफेस के साथ डॉट है, पूरी सरफेस के लिए इस क्वांटिटी को आप क्या कर दो? ऐड, तो ये भी इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बस। सो राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है जो कि अभी तक डेल क्रॉस ए डॉट डी एस है, टोटल एरिया के ऊपर उसे सम करना है, और इस लिमिट में, यहाँ लिमिट मैंने ऐसे लिखी है, जब साइज ऑफ स्क्वायर्स आपका 0 बन रहा है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स गोज टू इन्फिनिटी, तो ये सम चेंज हो जाएगा इंटीग्रल में, उस पूरी सरफेस के ऊपर डेल क्रॉस ए डॉट डी एस का इंटीग्रल। राइट हैंड साइड में कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ सारे कंट्रीब्यूशंस आपको ऐड करने हैं। इस फिगर में मैंने सरफेस के थोड़ा कर्व नेचर को दिखाने की कोशिश की है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सरफेस आपकी प्लेन हो, ठीक है। सरफेस जैसे मैंने ये ऊपर की तरफ उभार दिखाने की कोशिश की है, ये ऊपर की तरफ उभर रही है, ठीक है। तो ऐसी इन जनरल आपकी सरफेस कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो आइडिया आपका स्टिल अप्लाई होगा। ये लगभग स्क्वायर जैसा तो दिख रहा है, अगर ये आपको स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है तो आप और छोटे स्क्वायर्स ले लीजिए, तो आप सरफेस कितनी भी कर्व्ड हो उसका बहुत छोटा इन्फिनिटेसिमल सेगमेंट आप लेंगे तो उसको आप प्लेन हमेशा कंसिडर कर सकते हैं। तो सो द आइडिया अप्लाइज। तो इस लिमिट में जब दोनों साइड्स हमारे इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गए तो दिस राइट हैंड साइड, और उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड को अब राइट हैंड साइड में लिखा है दिस, ये है हमारी स्टोक्स थ्योरम। ओके, जो रिजल्ट है कर्ल और कर्ल के सरफेस इंटीग्रल और पाथ इंटीग्रल खुद वेक्टर फील्ड का अराउंड क्लोज्ड पाथ, उस रिजल्ट को कहा जाता है स्टोक्स थ्योरम। ओके, दिस स्टोक्स थ्योरम किसी भी सरफेस के लिए अप्लाई होती है। ओके, वो सरफेस का नाम माना एस है, वो सरफेस चाहे प्लेन हो या ना हो, कर्व्ड भी हो, अदरवाइज प्लेन और अदरवाइज किसी भी तरह की सरफेस हो, विद द पाथ एज इट बाउंड्री। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जरूर आप स्पेसिफाई करें और यूज़ करते हुए भी ध्यान रखें, ये पाथ कौन सा होना चाहिए? उस सरफेस की बाउंड्री। ओके, दिस, और कर्व या जो पाथ है जो आपका ये सरफेस की बाउंड्री कोई कर्व होगा या पाथ होगा क्लोज कर्व, वो क्लोज्ड कर्व भी प्लेन में होना ज़रूरी नहीं है। अगेन ये वाला एग्जांपल सोचें, फुटबॉल को आपने टेढ़े मेढ़े तरीके से अगर उसको किसी उसके अलॉन्ग काटा है तो उसका जो बाउंड्री है वो भी कोई ज़रूरी नहीं है एक प्लेन में लाई कर रही हो। ओके, सो दिस में हैपन। तो दिस फिजिकल इंटरप्रिटेशन या मीनिंग आप इसका समझना चाहें, वैसे इस डिस्कशन में आ चुका है, बट रिपीट अगेन। बेसिकली इस तरह के फिगर्स आप बुक में देखेंगे, ठीक है। आपने छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांटा, ये साइड आपको क्या कह रही है? हर पॉइंट पे कर्ल का कंट्रीब्यूशन, उसका डॉट प्रोडक्ट, लेकिन बेसिकली कर्ल मेज़र कर रहे हैं आप, ठीक है। माना एक्स वाई प्लेन में सिचुएशन है तो आप जेड एक्सिस के अलॉन्ग कर्ल नाप रहे हैं बेसिकली, मोर और लेस। तो हर पॉइंट पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग कर्ल नाप रहा। आपने इस छोटे स्क्वायर में देखा वेक्टर फील्ड का कितना सर्कुलेशन हो रहा है, इस छोटे स्क्वायर में देखा कितना सर्कुलेशन हो रहा है, इस छोटे में। तो या तो इन सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड ये कह रही है ऐड अप कर्ल्स ओवर द होल सरफेस या एरिया। हर उस सरफेस जो है, एक्चुअली सरफेस को कई टुकड़ों में बांटो, हर छोटे सेगमेंट पे कर्ल नापो और सारे कर्ल्स को क्या कर दो? ऐड। अब ये सीधे कर्ल्स का एडिशन नहीं है, वैसे डॉट प्रोडक्ट का है, बट समझने के लिए हर सरफेस के हर एक बिंदु पे कर्ल्स का एडिशन ले लो, या फिर आप सरफेस को भूल जाओ, केवल बाउंड्री के अलॉन्ग जस्ट टेक अ स्ट्रोल अराउंड द बाउंड्री। टहलते टहलते इस बाउंड्री पे चलते रहो। टहलने से मेरा मतलब क्या है? इस बाउंड्री को ट्रेवर्स करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करो कहीं पे भी ख़त्म करो, क्योंकि बाउंड्री क्लोज्ड है। लेकिन बाउंड्री के अलॉन्ग चलते हुए आप हर पॉइंट पे ये देखो ए जो वेक्टर फील्ड है बाउंड्री पे वो डी एल के साथ कितना अलाइनमेंट में है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? राइट हैंड साइड है ए डॉट डी एल। ए डॉट डी एल क्या होता है? अगर आप पाथ के इस सेगमेंट पे चल रहे हैं, माना यहाँ पे, तो डी एल ये होता है ये, और माना इस पॉइंट पे ए वेक्टर फील्ड ये है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या मेजर करता है? दो वेक्टर फील्ड्स कितने एग्रीमेंट में है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को बहुत क्वालिटेटिवली ऐसा लिखा है, जस्ट टेक अ स्ट्रोल अराउंड द बाउंड्री। इस बाउंड्री के किनारे टहलते निकल जाएं एंड सी हर पॉइंट पे देखो वो ए वेक्टर फील्ड जो है, हाउ मच ए इज़ इन अलाइनमेंट विद द लोकल पाथ। लोकली आप जहाँ पे हैं, लोकल पाथ से मेरा मतलब ये है, लोकल पाथ मतलब जिसको आप स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ए और डी एल कितना एग्रीमेंट में है? कितना एग्रीमेंट मतलब ए डॉट डी एल। फिर थोड़ा आगे गए रास्ते पे ए डॉट डी एल यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ गए ए डॉट डी एल। तो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, ये दोनों कंट्रीब्यूशंस क्या हैं? बराबर। सो दिस इज़ व्हाट स्टोक्स थ्योरम मीन्स। और अगेन क्वालिटेटिवली आप समझना चाहें, माना आपने हर पॉइंट पे इस तरह की कर्लिंग दिखाई क्वालिटेटिवली समझने के लिए, तो आप देख सकते हैं इंटरनल कर्लिंग सारी कैंसिल हो जाएगी, केवल कर्लिंग बचेगी कौन सी? बाउंड्री पे इधर की तरफ, इस वाले में ये वाला सेगमेंट, इस वाले में ये वाला सेगमेंट, इस वाले में ये वाला सेगमेंट, इस वाले में ये वाला सेगमेंट। तो आपका इस पाथ के अलॉन्ग ये वाली कर्लिंग तो बचेगी। ओके, तो
उस सेंस में भी आप इसे समझ सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द प्रूफ. और जो मैं जहाँ पे मैंने इंटीग्रल थ्योरम शुरू की थी, मैंने कहा था हम 4 रिजल्ट्स स्टडी करेंगे. सबसे मेन तो हमारे गॉस और स्टोक्स थ्योरम है, लेकिन हमने कैलकुलस में भी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स को भी उसी फॉर्म में मैंने आपको प्रेजेंट किया था, जिनको मैंने नीचे यहाँ समराइज़ भी किया है. तो उस फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखें. उस फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, ये मैंने अगेन रिजल्ट लिख रखा है स्टोक्स थ्योरम. द इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कर्ल भी तो एक तरह का डिफ्रेंशिएशन ही होता है. आप डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी क्वांटिटी का, क्वांटिटी इस समय ए है, किसी क्वांटिटी के डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन किया, और कहाँ, किसी रीजन में. कोई सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर हमने ये चीज़ का इंटीग्रेशन किया. किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, समथिंग है ए. तो ये रिजल्ट फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है? ये फाइनली रिजल्ट डिपेंड कर रहा है केवल खुद ए की वैल्यू बाउंड्री पे कितनी है. ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालना है, लेकिन ये ए की वैल्यू आपको केवल कहाँ पे पता होनी चाहिए? बाउंड्री पे. यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे चाहिए, पर चाहिए केवल बाउंड्री पे ही. तो यही तो हमारा स्ट्रक्चर था जिसको हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं. चारों इंटीग्रल थ्योरम का बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरह का है. इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग ओवर एनी रीजन. अब ये रीजन अलग अलग केस में अलग अलग होता है. लाइन इंटीग्रल के केस में ये पाथ होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम के केस में ये वॉल्यूम होता है, स्टोक्स थ्योरम के केस में ये सरफेस होता है. पर जो भी रीजन है उसके ऊपर आप किसी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करने निकलें तो आपका जो फाइनल आंसर है वो केवल डिपेंड करता है खुद उस चीज़ की वैल्यू जिसका यहाँ डिफरेंशिएशन है, खुद उस चीज़ की वैल्यू बाउंड्री ऑफ रीजन पे कितनी है. बाउंड्री ऑफ रीजन का मतलब अगेन ग्रेडियंट थ्योरम में बाउंड्री, लाइन की बाउंड्री 2 पॉइंट्स होते हैं. डाइवर्जेंस थ्योरम में वॉल्यूम की बाउंड्री क्लोज सरफेस होती है, और खुद स्टोक्स थ्योरम में सरफेस की बाउंड्री क्लोज्ड पाथ होता है. वो चारों रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे समराइज़ भी किए हैं. नॉर्मल कैलकुलस में भी यही होता है. एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल, लास्ट में आंसर डिपेंड करता है एफ डैश पे नहीं, एफ की वैल्यू ए पे और बी पे कितनी है. ग्रेडियंट थ्योरम भी ऐसी है, ये भी एक तरह का डिफरेंशिएशन है. फाई के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल, फाइनल आंसर डिपेंड करता है फाई की वैल्यू बाउंड्री पे कितनी है, P2 और P1 पे. लाइन की बाउंड्री 2 पॉइंट्स. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, डिफरेंशिएशन एक तरह का डिफरेंशिएशन ही है. डिफरेंशिएशन ए का, और इंटीग्रल किया है किसी वॉल्यूम के ऊपर, किसी रीजन के ऊपर. तो फाइनल आंसर आपका इस फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. अरे खुद वो ए की वैल्यू कितनी है, डेल ए की नहीं, ए की वैल्यू कितनी है कहाँ, वॉल्यूम की बाउंड्री सरफेस पे. और वॉल्यूम की बाउंड्री क्योंकि क्लोज सरफेस होती है तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट नहीं, सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर आप मुझे ए बता दें तो वहाँ से भी मैं ये आंसर निकाल सकता हूँ. और सिमिलरली स्टोक्स थ्योरम दिस. ओके, और यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए मैंने ये लिखा है, इसको मैं अब समझाने की आपको कोशिश करता हूँ. ओके, सरफेस को मैं वॉल्यूम की बाउंड्री तो कहता तो हूँ, ये सरफेस कौन सी है, इस वॉल्यूम की बाउंड्री. और ये पाथ कौन सा है, स्टोक्स थ्योरम में क्लोज पाथ कौन सा होता है, खुद इस सरफेस की जो बाउंड्री बनता है. ओके, तो इनको मैं ऐसा क्यों लिखा, डेल टाइप का स्ट्रक्चर क्यों लिखते हैं इन्हें, इसको जस्ट एक हिंट समझिए आप इसे, मैं अभी देने की कोशिश करता हूँ. तो लेकिन ये हमारी 4 इंटीग्रल थ्योरम्स को समराइज़ कर रहा है. हो सकता है सिलेबस पर्पज़ के लिए आपके लिए ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट रिमेंबर आप इन चारों को अगर एक समग्र रूप से देखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा. नॉर्मली इनिशियल यूजेज में इन एक्सप्रेशंस को हम रटने की कोशिश करते हैं कि इसका इंटीग्रल लाइन और ये और कर्ल का और ये, बट अगर आप इसे स्ट्रक्चर समझ के करेंगे तो पॉसिबली आपके लिए समझना आसान होगा. आपको क्रैमिंग की ज़रूरत काफ़ी कम पड़ेगी. ओके, इनिशियल स्टेज में हो सकता है क्रैमिंग कुछ हद तक करनी ही पड़े, बट होपफुली अगर आप ये लॉजिक इसका समझ जाएं कि ये चारों इसेंशियली एक ही तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ों को समझना, अप्लाई करना आसान होगा. ओके, अब मैं वो डेल को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. डेल का मतलब बाउंड्री किस सेंस में होता है, ये कोई बहुत फॉर्मल वो ना समझिए, जस्ट हिंट एक समझिए. स्फीयर कोई होता है, स्फीयर का वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बाउंड्री कोई मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल वी. सरफेस जो है वो वॉल्यूम की बाउंड्री है. इसको इस तरह सोचिए. वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है, स्फीयर के वॉल्यूम का एक्सप्रेशन 4/3 पाई r क्यूब. 4 और 3 और पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, आर के रेस्पेक्ट में. तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करूँ, डेल वी, लेकिन मैंने क्लैरिटी के लिए आर भी लिख दिया. डेल आर का मतलब है मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ माना आर के रेस्पेक्ट में. तो कितना होता है, 3r² मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, 4πr². स्फीयर के लिए 4πr² की क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो स्फीयर का आउटर सरफेस एरिया तो होता है. वॉल्यूम का अगर डिफरेंशिएशन किया तो आप कहाँ पहुँचे. अब इसको बहुत ज़्यादा आप वो ना सोचे पहुँचे और इसका क्या मतलब हो रहा है, बट वॉल्यूम मतलब जो अंदर है, लेकिन उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो आपको मैथमेटिकली क्या चीज़ मिलती है, ये उसकी बाउंड्री मिलती है मैथमेटिकली 4πr². 3 डायमेंशनल जो वॉल्यूम है उसका आपने डी किया, डिफरेंशिएशन किया, तो आप 2 डायमेंशनल बाउंड्री पे पहुंच गए. तो इसी सेंस में मैं सब जगह ये चीज़ें लिख रहा था. ये
स्पेसिफिकली ये बता देती हैं ये सरफेस कौन सी वाली है, ये सरफेस इस वाले वॉल्यूम की बाउंड्री है। ओके, ये तो मैंने आपको एक बहुत पर्टिकुलर एग्जांपल में दिखाया कि हाँ इसका, लेकिन मैथमेटिकली यही सेंस है। माना आपका वॉल्यूम ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा वॉल्यूम है, लेकिन अगर इस वॉल्यूम का नाम आप वी रख रहे हैं तो आप इसकी बाउंड्री को डेल वी कह सकते हैं। तो आप इसे एक शॉर्ट हैंड नोटेशन समझिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वॉल्यूम का नाम वी है तो उसकी बाउंड्री को आप डेल वी लिख सकते हैं, और उसी को हम बाद में एस कह रहे हैं। हाँ, इसकी बाउंड्री एक सरफेस है, वॉल्यूम की बाउंड्री सरफेस, लेकिन मैथमेटिकली वो सरफेस कौन सी है, डेल वी है। ऐसे ही आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस आर, तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अब यहाँ भी आप अगर डेल करें, इसका डेल मतलब पाई तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में हो सकता है, तो इस एरिया का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलता है 2 पाई आर। डिस्क के लिए 2 पाई आर क्या होता है, उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब डिस्क की बाउंड्री, एरिया की बाउंड्री, पेरीमीटर। अगेन ये वाला आइडिया वो हो रहा है। 2 डायमेंशनल रीजन की का आपने डेल लिया तो उसकी जो 1 डायमेंशनल बाउंड्री है वो आपको मिल गई। ओके, तो इस सेंस में आप थोड़ा दिमाग में बैठा सकते हैं। ये ना कोई प्रूफ है ना कुछ, ये मैथमेटिक्स है, लेकिन जस्ट क्यों हम ऐसा नोटेशन में पीछे यूज़ कर रहा था। आप इस नोटेशन को यूज़ भी ना करें, वैसे ज़्यादा बेटर ही होगा, पर जहाँ पे मैंने यूज़ किया था उसका आशय क्या था वो आप समझ लें। ठीक है, बस कुछ सिंपल एप्लीकेशंस देखते हैं स्टोक्स थ्योरम के। नेक्स्ट जो हमारे कमिंग लेक्चर्स होंगे और कुछ मैं आपको प्रॉब्लम सेट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, सारी इंटीग्रल थ्योरम्स पे बेस्ड, केवल स्टोक्स नहीं। और प्रीवियस जो हमारे रिजल्ट्स थे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डॉट प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, सबके मिक्सड होके कई इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। तो उनमें से कुछ मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, स्पेसिफिकली पहले स्टोक्स लॉ का एक एग्जाम्पल या एप्लीकेशन आप इसे समझ लें। अगेन मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमने गॉस लॉ में जो गॉस थ्योरम में जो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन होती है, जिसे हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कहते हैं, उसको इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मैं यहाँ पे भी वही करने वाला हूँ। मैक्सवेल्स इक्वेशन में से एक लॉ है जिसे हम फैराडे लॉ कहते हैं। ओके, फैराडे लॉ को हम इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब फैराडे लॉ होता क्या है, वो वाला एक्सपेरिमेंट, कोई तार का लूप है और उसके पास आप मैग्नेट ले जाएं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, तो तार में धारा का प्रभाव होता है। हो सकता है मैंने यहाँ डायरेक्शन का ध्यान ना रखा हो, पर मैंने मैग्नेट का पोल भी नहीं दिखाया। ओके, सो आई डोंट हैव टू बी केयरफुल, बट जो ये है, और फैराडे जो लॉ है उसका एग्जैक्टली कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी करंट प्रोड्यूस होती है सर्किट में, उसकी कैलकुलेशन जिस तरह से हम करते हैं, वो फैराडे लॉ ये कहता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। नेगेटिव साइन तो लेंज लॉ के कारण आता है, बट बेसिकली कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन की दर से, डी/dt ऑफ फाई बी। ईएमएफ जो चीज़ होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अलाउंड क्लोज्ड पाथ। माना ये मेरा वायर है, कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर शेप का हो, मैंने शेप का दिखा दिया। ये अगर मेरा वायर है तो ईएमएफ का मतलब ये होता है, ईएमएफ की डेफिनेशन जो आप बोलते हैं, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज अराउंड द सर्किट। ईएमएफ बेसिकली वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एकांक आवेश को परिपथ में घुमाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, उसी को ईएमएफ कहते हैं। कार्य वर्क होता है एफ डॉट डी एल या डी आर जो भी लिखें, और फिर पूरे पाथ पे निकालना है तो उसका लाइन इंटीग्रल ले लो पूरे पाथ के लिए। और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है। और अगर आप एकांक आवेश की बात कर रहे हैं, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो क्यू की जगह अगर आप 1 रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही यही होती है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो एफ डॉट डी एल वर्क डन पूरे पथ में, किस पे, यूनिट चार्ज पे। तो यूनिट चार्ज के लिए एफ की जगह आप क्या रखते हैं, ई। ये वर्क डन हो गया, और कहाँ निकालना है, पूरे बंद परिपथ में। ईएमएफ मैथमेटिकली ये होता है। होपफुली यू नो दिस, बट जस्ट अ रिमाइंडर। ओके, डी/dt फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो है बी डॉट डी एस का इंटीग्रल। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी एस का इंटीग्रल होता है, ऐसी मैग्नेटिक फ्लक्स दिस। यहाँ पे आप ये कंफ्यूज ना करें, क्लोज सरफेस की बात नहीं हो रही है। ये फ्लक्स, अगर ये हमारी एरिया है, इस सरफेस से हमारा आशा है, इस सरफेस से होके कितना फ्लक्स गुजर रहा है। अगर आप इसे स्टोक्स थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में हम कनेक्ट करने वाले हैं, अगर ये मेरा पाथ है जो कि क्लोज्ड है, तो उस पाथ के से जो सरफेस इनक्लोज्ड है वो ये सरफेस है। ओके, वैसे इस सरफेस की जगह मैं और सरफेसेस भी ले सकता हूँ जिनके लिए सेम बाउंड्री है, पर मैं उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहूँगा। बट मैं आपको जस्ट रिमाइंड कराना चाहूँगा, मैक्सवेल ने जो करेक्शन किया था, ओके, जो चौथी वाली इक्वेशन है डेल क्रॉस बी वाली, ओके, उसमें आप देख सकते हैं कि सरफेस आप अलग अलग भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ये बी डॉट डी एस है। अब आप इस इक्वेशन में आप देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है।
स्टोक्स थ्योरम की मदद से आप इस लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ को एक सरफेस इंटीग्रल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सरफेस इंटीग्रल ई का नहीं, ई के कर्ल का। इस सरफेस के ऊपर डेल क्रॉस ई की वैल्यू डॉट डी एस, उसका इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम अप्लाई की लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में हम वो चीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं हम इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रल के अंदर ले गए, लेकिन ये डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो ये पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं बहुत सिंपल रीज़न इस तरह से आपको दूंगा। इस इक्वेशन में अगर आप सोचें, माना एरिया आपका एक्स वाई प्लेन में है फॉर एग्जांपल, तो ये डी एस और बी जो हैं, बी जो है ये एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी और टी का भी। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। माना ये एक्स वाई प्लेन है, लेकिन जब हम ये इंटीग्रल कर देंगे इस सरफेस के ऊपर तो एक्स वाई वाला इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, एक्स वाई की डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। इसके बाद इंटीग्रेट करके जो चीज़ बचेगी वो केवल किसका फंक्शन होगी, टी का। तो टी के रेस्पेक्ट में उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही आप करेंगे। लेकिन जब मैं इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रल के अंदर लाऊं, और मैथमेटिकली हम वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये जो बी है, ये बी में तो एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है, मतलब स्पेस का भी और टाइम का भी। तो स्पेसिफिकली इसका डिफरेंशिएशन हमें केवल टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये ओके दिस। बट ये सिंपली इस रूल को इस तरह से याद रखिए, ये डिफरेंशिएशन में इंटीग्रल के अंदर ले जा सकता हूँ, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल में, तो माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। ओके, आप दोनों टर्म्स को एक तरफ ले आइए, ये भी सरफेस इंटीग्रल, और दोनों सरफेस इंटीग्रल इसी सरफेस के ऊपर हैं, इसी सरफेस के ऊपर, तो ये दोनों बराबर, सीधे सीधे बराबर ना कहें, ये आर्गुमेंट जो हमने पीछे यूज़ किया था उसी तरह से अप्लाई करें। दोनों इंटीग्रल्स को एक में आप शामिल कर सकते हैं, डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी बाई डेल टी और डॉट डी एस का इंटीग्रल ओवर सरफेस। लेकिन यहाँ पे ये सरफेस आर्बिट्रेरी है। अगर ये आर्गुमेंट आप इस सरफेस के ऊपर भी लगाते या किसी और सरफेस के ऊपर भी, इस रिजल्ट ने होल्ड करना था। इसी बाउंड्री, अगर वायर, माना ये वायर का ही टुकड़ा है, इसी वायर के करस्पॉन्डिंग आप कई सरफेस सोच सकते हैं, तो किसी भी सरफेस के लिए ये रिजल्ट पे आप पहुँचेंगे। इसका मतलब सरफेस पे रिजल्ट डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब किसी चीज़ का इंटीग्रल बार बार जीरो हो रहा है, बार बार मतलब आर्बिट्री सरफेस के लिए इंटीग्रल जीरो हो रहा है, इसका मतलब जिस चीज़ का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही जीरो होगा। तो इट मीन्स एज द सरफेस एस इज आर्बिट्रेरी, दिस क्वांटिटी मस्ट बी जीरो। तो आप इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें। यही है फैराडे लॉ या मैक्सवेल्स इक्वेशन में से एक इक्वेशन जो है उसका डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल की फॉर्म में। ये इंटीग्रल फॉर्म है। इंटीग्रल क्यों है, आप इसको इस लाइन में देखिए, ये इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखी हुई है, लेकिन ये है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। ओके यस, इसका इंटरप्रिटेशन तो आप फैराडे लॉ का जानते ही हैं। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे दें, अगर बहुत सिंपली बोलें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग से मतलब चेंजिंग विद टाइम। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, ओके, तो वो दैट विल कॉज अ कर्लिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कॉज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल का मतलब क्या है, कर्ल इलेक्ट्रिक फील्ड ही, अगर आप बहुत क्वालिटेटिवली सोचें, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट से रिलेट कर दें अगर सीधे, वेरी वेरी नाइवली, तो मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, कर्ल ऑफ करंट। कर्ल ऑफ करंट का मतलब क्या है भाई, कोई भी सर्किट अगर कभी कंप्लीट होगा तो करंट एक एंड से फ्लो करके और फिर वापस उसी पॉइंट तक आएगी, पथ बंद होने का मतलब यही तो होता है। तो मतलब करंट की क्या होगी, कर्लिंग। तो करंट की कर्लिंग कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, करंट, सिंपली बोलें, करंट या तो आप सर्किट में सेल लगा देते हैं, पर यहाँ तो सर्किट में सेल नहीं है, यहाँ जो कर्लिंग प्रोड्यूस हो रही है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की है या आप उसे करंट की कर्लिंग सोच लें, करंट की कर्लिंग जिस कारण से प्रोड्यूस होती है वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो कर्लिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्लिंग के कारण ओवरऑल एक क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो आपका हो सकता है। सो यू कैन इंटरप्रेट इट वेरी वेरी नाइसली दिस वे। ओके, और लास्ट में एक एप्लीकेशन में स्टोक्स थ्योरम का, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस डिस्कस करूँगा और कई आपको खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराई जा सकती है यहाँ पे, बट एक रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट, जो आगे जब आप लोग में से कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेगा हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, समथिंग कॉल्ड द ग्रीन्स थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम के कंटेक्स्ट में भी मैंने 2 ग्रीन्स रिजल्ट पेश किए थे, लेकिन उनको मैंने कहा था उनको ग्रीन्स आइडेंटिटी कहा जाए। ग्रीन्स थ्योरम जिस रिजल्ट को हम कहते हैं, बल्कि उसे प्रॉपर नाम उसको हम ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन कहते हैं, वो ये जो रिजल्ट है, जैसे हम जो हमारी स्टोक्स थ्योरम है, उसका एक बहुत स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस क्या है, अगर आप केवल एक प्लेन में समाहित हूँ। स्टोक्स थ्योरम में बार बार आपको कह रहा हूँ, स्टोक्स थ्योरम के एप्लीकेशन में ये जो रिज़ल्ट है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ये सरफेस आपकी प्लेन हो,
और कोई ज़रूरी नहीं है इसकी जो बाउंड्री है ये भी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, ये भी ऊपर नीचे लाई कर सकती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमारी सरफेस एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन में लाई कर रही है, और स्पेसिफिकली उस प्लेन को अगर आप माना एक्स वाई प्लेन कह दें, ठीक है, तो माना हमारा जिस एरिया पे हम, जिस सरफेस पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सरफेस ये है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। ओके, इस तरह का आपका हुआ है। और तब जो हमारा फील्ड है वो भी केवल 2 डायमेंशनल है, मतलब हम स्टोक्स थ्योरम को अगर 2 डायमेंशन में रिड्यूस करके लाएं ये एक्स वाई प्लेन में, ओके, तो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, माना मेरा जो वेक्टर फील्ड ए है उसमें केवल एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स वाई प्लस ए वाई जे, ए जेड के का कोई रोल नहीं है। या आप ऐसा सोचें इसमें अगर जेड कंपोनेंट हो भी तो उसका रोल हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? और ए के एक्स कंपोनेंट को मैं एम कह रहा हूँ, वैसे आप ए एक्स भी कह सकते हैं, पर जो नॉमेनक्लेचर है अगर केवल 2 डायमेंशन में हमारा वेक्टर फील्ड है तो उसका एक्स कंपोनेंट एम और जे कंपोनेंट एन। डी एल जो है, क्योंकि आपने इस पाथ को जब चलना है तो पाथ का छोटा सेगमेंट आप वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, पर ये वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है, केवल एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। मतलब डीएल में एक डीएक्स कंपोनेंट आई डायरेक्शन में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन। जैसे अगर इस वाले सेगमेंट को आप सोचें तो थोड़ा सी डिस्प्लेसमेंट आपने एक्स डायरेक्शन में आगे किया है और वाई डायरेक्शन में थोड़ा नीचे की ओर, डी एक्स और डी वाई, वट एवर बी द केस। जेड कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं जो हम स्टोक्स थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, ए डॉट डी एल, ए में अगर जेड कंपोनेंट आप ले भी तो जब आप ए डॉट डी एल लेंगे, ए डॉट भी कितना होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड, माना इसमें जेड कंपोनेंट होता भी और बी जेड में तो जेड कंपोनेंट है ही नहीं। आपका पाथ जो है वो पूरी तरह से एक्स वाई प्लेन में है, आप केवल इस प्लेन में, आपका एरिया इस प्लेन में है तो पाथ भी इसी प्लेन में है, ठीक है। सरफेस इस समय बिल्कुल समतल है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। तो उस केस में अगर ए में जेड कंपोनेंट होता भी तो वो इस कैलकुलेशन में उसका कोई रोल नहीं था। तो इसीलिए सिंपली हम कह रहे हैं ए में है ही नहीं जेड कंपोनेंट। तो अगर ए में जेड कंपोनेंट नहीं है तब क्या होता है, तो यही वाला जो फॉर्मूला है स्टोक्स थ्योरम ही है, पर ये स्टोक्स थ्योरम किस तरह से चेंज होती है, इसका लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, ए डॉट डी एल, ए इतना है एम आई प्लस एन जे, और डी एल है डी एक्स आई वाई प्लस डी वाई जे। ए डॉट डी एल एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, यही तो होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन गई, ए डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ पे, क्लोज्ड पाथ मतलब ये, तो उसके बजाय आप किसका लाइन इंटीग्रल लो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का लाइन इंटीग्रल इस क्लोज्ड पाथ पे निकालो, ये लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड होती है डेल क्रॉस ए डॉट डी एस। डी एस होता है सरफेस का छोटा एरिया का एरिया वेक्टर। अब वो छोटा एरिया अगर आप कहीं भी लें इस सरफेस में, यहाँ लो यहाँ लो, ये सर्किल से मैं उस छोटे एरिया को दिखा रहा हूँ या स्क्वायर से, जिससे भी आप दिखाएं, जब आप इस सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे तो हर किसी के लिए जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सरफेस क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, जेड एक्सिस के अलोंग है। तो डीएस जो है कहीं पे भी हम पिक करें, डीएस में उसका मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में कौन सी डायरेक्शन आएगी, जेड। और डीएस भी खुद इतना होगा, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 डायमेंशन में आपका एरिया कितना होता है, माना आप स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर्स कंसिडर करें, डी एक्स इंटू डी वाई, इन्फिनिटेसिमल एरिया जो आप लेते हैं डी एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ पे डी एस, चाहे यहाँ पे का एरिया पिक करो, चाहे यहाँ का पिक करो, चाहे यहाँ का पिक करो, डी एस वेक्टर की जगह आप रख सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई इंटू यूनिट वेक्टर जेड। तो उससे क्या होगा, डी एक्स इंटू डी वाई तो ठीक है, डी एस की जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, किसी वेक्टर का डेल क्रॉस ए को पूरा एक वेक्टर सोचो, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है जेड यूनिट वेक्टर के साथ, तो उसका केवल कौन सा वाला कंपोनेंट पिक होगा, जेड वाला। डेल क्रॉस ए का केवल जेड कंपोनेंट और इंटू डी एस का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट जो है डेल क्रॉस ए का जेड यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो वो केवल डेल क्रॉस ए के जेड कंपोनेंट को पिक करेगा। तो और डेल क्रॉस ए का जेड कंपोनेंट अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करके निकालें, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, तो केवल उसका जेड कंपोनेंट आप पिक करें तो वो इतना होता है। ए के कंपोनेंट्स को हम शुरू के 2 कंपोनेंट्स को एम और एन कह रहे हैं, तीसरे वाले को आप कुछ भी कहें उसका यहाँ रोल नहीं आएगा। तो आप ये जो जेड कंपोनेंट है डेल क्रॉस ए का, अगर ए हमने इतना लिया है तो वो इतना होता है, और डी एस है मैग्नीट्यूड उसका है डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये जो रिजल्ट है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपके जिन्हें हम 1 डायमेंशनल इंटीग्रल्स कहते हैं, ओके, और राइट हैंड साइड में आपके डबल इंटीग्रल्स हैं। ये जो रिलेशन है इसी को कहा जाता है ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। एक तल में ये रिजल्ट आपका होल्ड करता है, ओके। सो ये दिस इज कॉल्ड द ग्रीन्स थ्योरम इन दिस। बट
बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम एटलीस्ट जिस तरह से हमने डिराइव किया है, इसको हम एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट ना समझें। इसको आप कह सकते हैं ये स्टोक्स थ्योरम की एक कोरोलरी है। स्टोक्स थ्योरम से 2-3 स्टेप्स करके आप इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ वैसे इसको इंडिपेंडेंटली भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, अपने आप इसका अलग स्टेटस है, बट हमने जिस तरह से इसे निकाला है स्टोक्स थ्योरम के एक रिजल्ट की तरह हम इसे समझ सकते हैं। ये रिजल्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स में इसका यूज़ होता है डायरेक्टली, सिंपल प्रूफ्स में। ओके, वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इन सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करने वाले हैं। अब ये अलग अलग नहीं, अब केवल ऐसा बात नहीं होगी कि हम डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन देख रहे हैं। हो सकता है एक ही कोई आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसी में आप डाइवर्जेंस थ्योरम भी अप्लाई करें और अगले स्टेप या उसी स्टेप में कर्ल थ्योरम भी अप्लाई करें और ग्रेडियंट थ्योरम भी अप्लाई करें और बाउंड्री का आइडिया भी और डॉट प्रोडक्ट का आइडिया भी। तो अब जितने आइडियाज़ हमने असेंबल किए हैं उन सबको यूज़ करने का टाइम आने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा। एक्सप्लिसिटली जिन्हें हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कहते हैं वो तो मैं शायद ना करूं, लेकिन कुछ बहुत जनरल रिजल्ट्स जो हम ग्रेडियंट और कर्ल थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम और इन सारे आइडियाज़ से जो हम निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ पे मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। सो विद दैट, थैंक यू एवरीबॉडी।